डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस के अंतर्गत कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि बिना लक्षणों के हमारे शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है। और लेकिन इसकी बात ये भी है कि अगर समय पर जांच हो सकती है और समय पर उपचार हो तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। तो इन तमाम जानकारी को लेने के लिए और इस विषय पर विस्तार में चर्चा करने के लिए आज का जो कार्यक्रम है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसका विषय रखा गया है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में दो विशिष्ट अतिथि उपलब्ध हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर नेशनल हेल्थ मिशन नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिज शर्मा जो कि विभागाध्यक्ष है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी जो चमियाड़ा शिमला में है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रविंद्र, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। आज भी इस दिवस को मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या इसकी इतनी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है और ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है दिवस? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपनी बात रखने का मौका दिया। बेसिकली हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, इसकी खोज वर्ष 1967 में एक वैज्ञानिक, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई और उन्हीं के द्वारा ही इसको डायग्नोज करने का जो टेस्ट है उसका इजाद किया गया और फिर इन्हीं ने ही वैक्सीन का भी इजाद किया और इसी वजह से उनको वर्ष 1976 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। जी। अब बात ये है कि ये हर वर्ष जो है इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को मनाया जाता है और इसकी हर साल कोई ना कोई थीम होती है। तो इस वर्ष जो थीम है वो है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। मतलब हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो हमारी सुविधाएं हैं या जो बाधाएं हैं जिन वजह से जो है वो आम जनता बेसिकली वो अपना देखभाल नहीं कर पाती या टेस्ट नहीं ले पाती या उपचार नहीं करवा पाती या और दूसरी बहुत सारी जो मिथ्स हैं उन सब को दूर करने के लिए इस थीम को पर्टिकुलरली जो है इस वर्ष रखा गया है, खासतौर पर जागरूक करने के लिए। और उसके बाद में जो इसके लिए जो इलाज उपलब्ध है या जो टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ लोगों की पहुँच को बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया से हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है जी। और इसलिए भी इसकी महत्ता जो है और ये इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है आज के समय में। डॉक्टर भी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ख़ासतौर पर जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं, एक आम आदमी के संदर्भ में आप बताएं कि हेपेटाइटिस होता क्या है और इसको लीवर से जोड़ा जाता है। ख़ासतौर पर लीवर की क्या फंक्शनिंग रहती है, एक आम आदमी की अगर जानना चाहें तो किस तरह से लीवर को भी डैमेज करता है? देखो, हेपेटाइटिस जो है जहाँ आइटिस लग गया तो इसका मतलब है लीवर की सोजिश। लीवर की सोजिश किसी भी कारण से होगी, चाहे वायरस की वजह से होगी, ड्रग्स की वजह से होगी, बैक्टीरिया की वजह से होगी, टॉक्सिन की वजह से होगी, तो हेपेटाइटिस होता है। बिल्कुल। तो जब हमारा मेन लक्ष्य है आज का जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे, वो है कि वायरल हेपेटाइटिस से, वायरस की वजह से जो लीवर में सोजिश होगी तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, और भी कई वायरस हो सकते हैं जिनकी वजह से, परंतु इतने ही अभी तक जो है डिस्कवर हुए हैं जिनकी वजह से जो है हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब है कि लीवर की सोजिश। और भी कई कारण हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे टॉक्सिन होते हैं, अल्कोहल होता है, ड्रग्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, इनकी वजह से लीवर बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके इन्फेक्शन के। और लीवर की जब हम बात करते हैं खासतौर पर क्या कार्य हमारे शरीर में रहते हैं? लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इतना ऑर्गन शरीर में कोई भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन नहीं है, चाहे आप किडनी ले लो, हार्ट ले लो, चाहे लंग्स ले लो, इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन कोई नहीं है। तो इसका फंक्शन होता है जैसे कई चीज़ों को एक्सक्रीट करना, सिंथेसाइज करना, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, प्रोटीन हैं, एक और चीज़ें उनको एक्सक्रीट करना, मतलब उनको सिंथेसाइज करना। फिर कई चीज़ें, दवाइयाँ, हार्मफुल चीज़ें जैसे हमारे आंत में आई, आंत से लीवर जो फर्स्ट फिल्टर एक्ट करता है, फिल्टरिंग का काम करता है, तो चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करना, जी बिल्कुल, फिर उसको मेटाबोलाइज करना, फिर उनको हार्मलेस करके एक्सक्रीट करना। तो लीवर जो है बहुत ही
इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो चीज़ों को सिंथेसाइज करता है, एक्सक्रीट करता है, मेटाबोलाइज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। जी, तो आम अगर हम भाषा में समझे तो ये हो सकता है कि जो भी चीज़ हमारे शरीर में जाती है उसको उपयोग के लायक बनाना, और जो उपयोग के लायक नहीं है उसको बाहर फेंकना। निकालने का काम ये जो लीवर का लीवर काम का रहता है। काम है। बिल्कुल। डॉक्टर रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये प्रकार कौन कौन से होते हैं। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो मुख्य तौर पे जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो इसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है और ई है। इसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क समझने की बहुत आवश्यकता है कि जो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है, ये बेसिकली ये एक्यूट इन्फेक्शन है, जी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसकी, और ये मुख्यतः तौर के ऊपर जो प्रदूषित जो जल होता है हमारा, या हमारा जो है वो दूषित जल है और खान पान है, उसकी वजह से सामान्य तौर के ऊपर ये फैलता है। ए और ई की बात। ए और ई की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बी और सी की बात है, इसका मुख्य रूप जो है वो है संक्रमण, ब्लड बेस्ड है बेसिकली, या फिर बायोलॉजिकल जो हमारे लिक्विड में बोलूँगा फॉर दैट मैटर, संक्रमित हमारा ब्लड हो गया, या हमने जो है वो संक्रमित सुई इस्तेमाल कर ली, या कई बार जो है वो मदर, प्रेग्नेंट मदर जो है वो हेपेटाइटिस बी ग्रसित होती है, तो उससे नवजात में उसके होने की संभावना रहती है। तो ये वाला जो रूट है, तो जितने भी लिक्विड है अगर किसी दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं तो हाँ, वो बायोलॉजिकल बेसिकली, बायोलॉजिकल फॉर दैट मैटर, उससे ये हो सकता हाँ है। जी। बिल्कुल, definitely। और जो इसमें हेपेटाइटिस डी जिसको हम कहते हैं, ये मुख्य तौर पे उन्हीं में होता है जो हेपेटाइटिस बी के केस होते हैं सारे। अगर पहले हेपेटाइटिस बी है तो हाँ, डी होने उन्हीं की में ही डी chances होने की ज़्यादा होते पॉसिबिलिटी रहती है। और इसमें जो सबसे बड़ी, और आई थिंक जिस वजह से ये फैलता है, जब हम इनके बचाव की बात करते हैं, बी में वैक्सीन जरूर बनी है, लेकिन बाकियों में तो फिर हम लोग यही कहते हैं कि आप जो है उसमें से प्रिकॉशंस लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि आप जो है ना स्वच्छ जल लीजिए, पानी उबाल के पीजिए, भोजन साफ सुथरा भोजन लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। और बी और सी में ये कहते हैं कि हाई रिस्क बिहेवियर से बचिए, आप उसमें प्रोटेक्शन लीजिए, और बी के लिए आप जो है ना वो वैक्सीन लीजिए। ये तो खास तौर पर अगर कहा जाए तो जितने भी हेपेटाइटिस के प्रकार हैं, इसमें जो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है अगर वो हमारे दर्शक रखेंगे तो डेफिनेटली वो उससे बचे रहेंगे। जी। अगर हम डॉक्टर विज लक्षणों की बात करते हैं खास तौर पर, तो शुरुआती तौर पे क्या लक्षण हो सकते हैं अगर हेपेटाइटिस के हम बात करते हैं तो? देखो, जैसे डॉक्टर विद्या ने कहा, हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ज़्यादातर एक्यूट होते हैं। जी। कुछ सब क्लिनिकल भी केसेस हो सकते हैं, जी। एक्यूट होते हैं। एक्यूट की स्टेज, और जो फिर बी और सी होता है ज़्यादातर क्रोनिक होता है। Chronic होता इसका एक्यूट ये लगभग 20 से 30% लोगों में एक्यूट हो सकता है, जी। पर ज़्यादातर ये क्रोनिक होता है और साइलेंट होता है। तो जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी हेपेटाइटिस होगा, चाहे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लक्षण लगभग सबके एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। अगर एक्यूट में है, जैसे भूख न लगना, उल्टी को मन करना, जी। पेशाब का रंग जो है सरसों के तेल की तरह हो जाना, जी। लैट्रिन का कई बार रंग सफ़ेद हो जाना, या फिर सफ़ेद हो जाना, और उल्टी करना, और फिर पीली आ जाना आंखों में। जी, तो शुरुआती ये लक्षण हो सकते ये हैं। शुरुआत के लक्षण। जब पीलिया अपीयर हो जाता है, उस टाइम भूख इम्प्रूव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम भूख इम्प्रूव हो जाती है। तो लक्षण इसके होते हैं, जैसे भूख न लगना, उल्टी को मन करना, पेट में दर्द रहना, बुखार आना, पेशाब का रंग बदलना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और पीलिया होना। पीलिया की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर बहुत सारी भ्रांतियाँ आम लोगों के मन में रहती है कि अगर हम पीलिया हमें हो चुका है, ख़ास तौर पर लक्षण तो वो भी यही देखते हैं कि पीला रंग हो चुका है हाथों में या आंखों में कहीं पर भी, तो वो हॉस्पिटल ना जाके कहीं ना कहीं जो है आम जगह पर कहा जाता है कि झाड़ फूंक वाले के पास चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर आम दर्शकों देखो, के ये लिए कि आपने वो बहुत ज़रूरी ही है? अच्छा क्वेश्चन मतलब पूछा। इसका जो जनरल पब्लिक से बहुत ज़्यादा संबंध है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास मरीज तब आता है जब वो इधर उधर सारे धक्के खा के आ जाता है कि भाई जब ठीक नहीं हो रहा होता है। जहाँ तक संबंध है हेपेटाइटिस ए और ई का, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, प्रदूषित पानी से होता है, या प्रदूषित पानी जो है कई सब्जी वगैरह के ऊपर छिड़काव हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके सेल्फ लिमिटिंग 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। खुद ठीक होता है।
हमारा मेन लक्ष्य, हमारा मोटो होता है, मेन हमारा जो लक्ष्य होता है कि मरीज़ की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब किसी को पीलिया हुआ तो उसको तली चीज़ें बंद कर देते हैं, उबड़ा खाना देते हैं, गन्ने का रस लाएंगे, मूली देंगे। आपने देखा होगा जहाँ गन्ने का रस निकलता है वहाँ कितनी मक्खियाँ लगी होती हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बीमारी तो ठीक होनी है, दूसरी और बीमारी हो सकती है, टाइफाइड वगैरह और बीमारी हो सकती है। तो हमारा तो ये लक्ष्य होता है कि उसको सिम्टोमेटिकली, अगर उसको भूख नहीं लग रही है तो भूख लगने की दवाई दे देंगे, उल्टी आ रही तो उल्टी की दवाई दे देंगे, और जो मेन जो है उसको नॉर्मल खाना देना है जो घर में बनता है, जो सबके लिए बनता है वो खाना देना है। किसी चीज़ का परहेज नहीं करना है, कुछ भी खाया जा सकता है, कुछ क्योंकि भी सबसे बड़ी भ्रांति परहेज मन में करना है रहती है। सिर्फ शराब का, अल्कोहल का। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल भी लीवर को डैमेज करता है, और साथ में जो आपका हेपेटाइटिस भी लीवर को डैमेज कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डबल अटैक होता है ये liver बहुत को। सी भ्रांतियां आजकल के तो देखा जाए इसलिए तो दर्शकों के मन में झाड़ रहती फूंक है। का कोई रोल नहीं है। जी। रोल है अच्छे पौष्टिक आहार का, खूब खाना खाना है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं करनी है, और रेस्ट करना है। 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है, मतलब एक्यूट लिवर फेलियर जो हो जाता है, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो जाता है, वो 100 में एक आधे पेशेंट को होता है, जो या खासकर प्रेग्नेंट लेडी को होता है। उसमें कई बार व्यक्ति की मौत भी होने का खतरा होता है। तो ज़्यादातर वो व्यक्ति या तो अल्कोहल ले रहे होते हैं, या डायबिटिक होते हैं, या उनको पहले क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, उनकी इम्यूनिटी पहले से कम रहती है। उनकी पहले इम्यूनिटी कम हुई होती है। और कुछ व्यक्तियों को अगर इस तरह की दिक्कत है तो उनको और एडवांस तरह का इलाज करना पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुंदर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सबसे पहले हम इन लक्षणों को पहचान जाते हैं तो किस तरह से क्या निदान किया जा सकता है, कौन सी लैब में जाके किस तरह से इसका हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये इसको हेपेटाइटिस हो जी, गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसके लिए ये है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सभी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, इवन सब सेंटर से लेवल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जो है रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। जहाँ पे जाके जो भी उच्च जोखिम वाले लोग होते हैं वो, या हम सभी प्रेग्नेंट वीमेन की मैंडेटरी स्क्रीनिंग करते हैं जब एंटीनेटल चेकअप होता है उस वक्त। इवन हम जेल में भी मतलब स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनकी, तो वहाँ पर एक रैपिड टेस्ट होता है। तुरंत ही हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एंटीजन के लिए वो पॉजिटिव है। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बेसिकली। उनमें सिम्टम नहीं होते जो आपने अपने प्रश्न में भी बात करी, लेकिन उनको कंफर्म करने के लिए फिर हमारी सेलेक्टेड 15 लेबॉर्टरी है हिमाचल में, जो हमारे हर एक मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो उपलब्ध है। वहाँ पर हम लोग वायरल लोड टेस्ट करते हैं, तो निदान का जो फाइनल कंफर्मेशन है वो हम वायरल लोड टेस्ट के तो वो अगले स्तर पे होता है एक बार? हाँ, अगले स्तर के ऊपर होता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी उसके बाद अलग सा एक और एकदम आप ये मान के चलिए कि कार्यक्रम के अंतर्गत ये इसमें का प्रोटोकॉल बना है कि अगर किसी की हमने स्क्रीनिंग करी और अगर वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ये पक्का फॉलोअप करते हैं कि जो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया है उनको स्टेज 2 तक जो है ना उसको टेस्ट किया जाए। उसका जरूरी है। और वो जो वायरल लोड टेस्ट होता है उसी के बेसिस के ऊपर जो है हमारे फिजिशियन साहब जो है उसी के ऊपर फिर फर्दर ट्रीटमेंट को डालते हैं। जी डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार टेस्ट होगा, अगले स्तर पर टेस्ट होगा, तो मान लीजिए वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद फिर क्या उपचार की विधि रहती है और किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? देखो, जो हेपेटाइटिस बी और सी का संबंध है जी, जिसका कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सरकार की तरफ से इसका डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी मुफ्त उपलब्ध होती है पूरी तरह से नंबर 1। तो हेपेटाइटिस सी किसी भी व्यक्ति को है तो उसको हम दवाइयाँ देते हैं। पहले इसके इंजेक्शन होते थे, बहुत महंगे थे। जब मतलब 2015 तक जो था वो इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी थी, 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता था हेपेटाइटिस सी के इलाज पे, और पूरा उसका रिस्पांस भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं होता था। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसकी बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, गोली खाने की हैं। ये किसी व्यक्ति को हम 12 हफ्ते के लिए देते हैं, किसी को 24 हफ्ते के वो लिए उसकी स्टेज निर्धारित करती है, स्टेज किस स्तर निर्धारित पर करके है। देते हैं, और इसको देते हैं। और उसके जो है 3 महीने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि उसके कीटाणु खत्म हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का संबंध है, हेपेटाइटिस सी के सबका इलाज करते हैं। जी, हेपेटाइटिस सी के जितने व्यक्तियों का सबका इलाज करते हैं। जब तक हेपेटाइटिस बी का संबंध है, हेपेटाइटिस बी का इलाज उन्हीं व्यक्तियों करता है जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। उसका हम वायरल लोड भी देखते हैं, वो लीवर में सोजिश भी देखते हैं, उसके हम अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं, उसका लीवर का टेस्ट होता है, फाइबर स्कैन होता है, वो करके भी देखते हैं हम। तो ये बड़ा लाजमी होता है, वो बहुत जरूरी तो जो है तो जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी का इन सारी चीज़ों को मीट आउट करता है उसको इलाज शुरू करते हैं।
और इसकी खासी एक और जो बी की है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज पूरी उम्र चलता है, वो पूरी ज़िंदगी भर पूरी चलता है। जिंदगी चलेगा। जैसे ब्लड प्रेशर का चलता है, शुगर का चलता है, हार्ट डिजीज का चलता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी का इलाज पूरी उम्र चलता है। हेपेटाइटिस बी के मरीज को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पूरी उम्र दिखाना है 3 से 6 महीने के बीच में, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के मरीज और सी के मरीजों को कैंसर का खतरा होता है। तो हम क्योंकि वो अगले स्टेज तक जा सकते हैं। हाँ, तो हमने उसको डिटेक्ट करना होता है एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो ट्रीटेबल स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लें। तो हेपेटाइटिस बी का इलाज पूरी उम्र चलता है, उनका फॉलोअप पूरी उम्र होता है। सी का इलाज 3 या 6 महीने का होता है, उसके बाद एक बार हम दोबारा उसका टेस्ट करते हैं कि उसका कीटाणु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वो उसके बाद ठीक हो जाते हैं बेसिकली। डॉक्टर रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ख़ासतौर पर जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन उपलब्ध है और ख़ासतौर पर किस स्तर से वैक्सीनेशन देनी शुरू हो जाती है? बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी की वैसे तो वैक्सीन 80s और 90s में आ गई थी जी। और ये अर्ली 2000 के आसपास जो है वो 10 स्टेट्स में पायलटिंग इसकी स्टार्ट हो गई, लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये 2011 में पूरे भारतवर्ष में ये शुरू हो गया। तो हम बच्चे को टोटल 4 डोजेज देते हैं। एक तो जैसे बच्चा आज पैदा हुआ तो 24 घंटे के अंदर 0 डोज बोलते हैं उसको, जी बिल्कुल। उसके बाद 6 हफ्ते के ऊपर और 10 के ऊपर और 14 हफ्ते के ऊपर में जो है तो 3 डोज और लगती है। तो ये तो वही जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी तरह से जो है ये सरकार के द्वारा जो है वो वैक्सीन दी जाती है। बिल्कुल। ये तो हुई बच्चे की बात। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जोखिम वाले हमारे जो लोग हैं, जैसे हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे बहुत लोग जो रेगुलर ब्लड जिनको लगता है, जैसे कोई हीमोफीलिया का केस हो गया, या कुछ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको प्रिक लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लगी रहती है, या इसके अलावा कोई डायलिसिस वाले केसेस हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे सेक्स वर्कर्स वाले ग्रुप में, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वाले, मल्टीपल पार्टनर्स वाले, ऐसे बड़े सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। इवन फॉर दैट मैटर जेल इनमेट्स को भी उसी में ही डाला हुआ है। तो सरकार की साइड से पिछले 2-3 वर्षों में आया था कि सबको स्क्रीन करो पहले रैपिड किट के साथ। और जो लोग रैपिड किट में मान लीजिएगा वो नेगेटिव आए, मतलब उनको हेपेटाइटिस नहीं है, पर चूंकि जोखिम वाले हैं तो आगे हो सकता है, तो उनके लिए भारत सरकार की साइड से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई। पिछली साल हमने करीब मेरे ख्याल से कोई 18-20 हज़ार हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगा दी। 3 डोज लगती है इसकी अडल्ट में, और इस वर्ष हमारे को कोई 70-80 हज़ार डोज भारत सरकार से आने वाली है। तो जो मैंने एक उच्च जोखिम वाले जो लोग बोले, जो टेस्ट में नेगेटिव आए, उनको हम लोगों को वैक्सीन की 3 डोज वो लगाई। भले ही टेस्ट में नेगेटिव हो, लेकिन उनके पास जोखिम ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही उनको होने वाला है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जोखिम वाले हैं, तो हमने एक बार उनको टेस्ट करवाया, उनको बीमारी नहीं निकली, दोबारा बीमारी होने की संभावना है तो वैक्सीन ही लगा दीजिए। क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं एक हाँ दूसरे के साथ। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन भी है। अब जैसे डॉक्टर्स है, अब आप इमरजेंसी में देखिए तो प्रिक लगने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। सो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन के चांसेस रहते चांसेस। डॉक्टर भी आपसे जानना चाहेंगे, ये तो एक स्टेज हो गई कि हमने किसी को आइडेंटिफाई कर लिया और उनका पर्स नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया कुछ, क्योंकि इसे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। तो अगर ये हो सकता है कि बहुत समय बाद इसका पता चले, काफ़ी समय के बाद, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय कर दिए जाना चाहिए? देखो, एक तो मैं ये आपको माध्यम से संदेश देना चाहूँगा जी। कि जो भी व्यक्ति घर में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो तो सारे परिवार का टेस्ट होना लाजमी है। वो पूरे परिवार के लिए? पूरा परिवार का, पूरे परिवार का HbA1c टेस्ट सबका होना चाहिए। जी। जो पॉजिटिव हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो नेगेटिव हैं उनको 3 डोज वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर होता है जी, बी और सी साइलेंट किलर, क्योंकि तब तक व्यक्ति हमारे पास नहीं आता जब तक उसकी एडवांस स्टेज नहीं होती है। जी बिल्कुल। शुरू में व्यक्ति कैसे पकड़ा जाता है, या तो एंटीनेटल चेकअप में होता है। जी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एंटीनेटल चेकअप गर्भवती महिला गई, वो पॉजिटिव आई तो उसका स्क्रीनिंग हुई, बिल्कुल हो गया। या फिर जैसे ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, या मास स्क्रीनिंग कभी होती है। तो इस तरह से डिटेक्ट होते हैं लोग, अदरवाइज जो है उनका पता ही नहीं चलता है। हमारे पास कब आते व्यक्ति, उस टाइम हम कुछ ज़्यादा इलाज नहीं कर पाते उसका, बहुत एडवांस स्टेज पे जब या तो आएगा हमारे पास मरीज उस पेट में पानी भर गया होता है, जिसको सिरोसिस कहते हैं, खून की उल्टी आ रही होती है, बेहोश होता है, टट्टी पेशाब कपड़ों में होता है, खून की उल्टी आ रही है, या फिर लीवर का कैंसर हो गया होता है। हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो हैं इस स्टेज पे आते हैं, तो साइलेंट किलर होता है। क्योंकि अब तो हमारा मेन मकसद है कि किसकी कोई भी व्यक्ति
बी पॉजिटिव है घर में तो सारे परिवार की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो पॉजिटिव है उसको हमारे पास भेजो, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भेजो, जो नेगेटिव है उसको वैक्सीन लगाओ। 3 डोज वैक्सीन लगानी। और खासकर यही बात है, इस बीमारी में पहले भ्रांति थी कि बूस्टर डोज चाहिए 5 साल बाद। देयर इज नो रोल ऑफ बूस्टर डोज। अब ऐसी कोई ये जरूरत बी में कोई बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है अगर पेशेंट ने एनटीएचएमएस लेवल जो है मोर देन 10 अचीव कर लिया है। तभी हम डॉक्टर जो कहते हैं, हेल्थ केयर वर्कर को कहते हैं कि 3 वैक्सीन डोज के बाद अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं कि आपको इम्यूनिटी हुई है या नहीं हुई है। तो वो चेक करना क्योंकि बहुत वैक्सीन जो है 95% कारगर होती है, 100% नहीं होती है। ये सिंगल डोज, अगर कुछ 5% लोग ऐसे होते हैं उनको डबल डोज लगानी पड़ती है फिर। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इससे संक्रमित हो जाता है तो उससे किन किन सावधानियों का रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार संक्रमित हो गया उसके बाद उसका इलाज भी चल रहा है। हाँ। तो किन बातों का ख्याल आई रखना थिंक बहुत डॉक्टर साहब ने जो पहले ही एक बात बोलती थी, वो संक्रमित हो गया है, लीवर जो है उसका इन्फ्लेम्ड है, तो सबसे पहली चीज़ तो उसको वो करनी चाहिए, हर उस चीज़ से बचना चाहिए जो लीवर के ऊपर अटैक करती है। जी। और सबसे बड़ा जो हम जो समझते हैं उसमें से अल्कोहल तो है ही है। अल्कोहल का सेवन तो एकदम बंद कर दें। दूसरा, मान लो उसको हेपेटाइटिस बी की भी ट्रीटमेंट चली है, फॉर दैट मैटर सी की भी चली हुई है, लेकिन साथ में कोई और भी बीमारी होती है तो बहुत सारी हमारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लीवर के ऊपर हैवी हो जाती हैं। तो जो उनके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके साथ वो कह सकते हैं जी मैं हेप बी और सी की दवाई भी खा रहा हूँ, तो अब मेरे को जो मेडिसिन लगी है डॉक्टर साहब वहाँ से देख लेंगे कि उनको कौन सी मेडिसिन देनी। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, संतुलित आहार लेंगे, वो अच्छी खुराक उसमें से लेंगे, नियमित व्यायाम भी करेंगे, अच्छी एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, तो इसके साथ जो है वो पूरी उम्र रहा जा सकता है। बस थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। एक बात है, शायद वो बीच में नहीं आई, इसकी दवाई बहुत इफेक्टिव है, हमें भरोसा है कि सब ठीक रहेंगे, पर दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग बहुत सारे पेशेंट जो है इंटरप्ट करते हैं ट्रीटमेंट को, वो बीच में छोड़ देते जी। हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो पहले हेप सी के लिए जो 12 हफ्ते बोले, एक बहुत बड़ा नंबर जो है 12 हफ्ते में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने बीच में कुछ डोजेज जो है वो इंटरप्ट कर दी तो नए सिरे से डॉक्टर साहब जो है उसको वैल्यूएट करते हैं और फिर दूसरी बार वो संभवतः 12 हफ्ते की ट्रीटमेंट में भी जाते तो हैं। हो सकता है अगले स्टेज तक पहुंच गई हो। बिल्कुल, और फॉलोअप जो है ना कंटिन्यूसली करना उसमें से ज़रूरी रहता है। जी, फॉलोअप की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं और किस तरह से जो है इसका उपचार किया जा रहा है? देखो, जैसे डॉक्टर बिंदे ने कहा, इसकी टेस्टिंग जो 15 जगह होती है हिमाचल में, जी, तो हेपेटाइटिस सी की दवाई हर जगह मिलती हैं। बिल्कुल। बी का मैं कहूँगा कि भाई जो फॉलोअप होना चाहिए वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ ही होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में भी मैं कहूँगा कि एमडी मेडिसिन तक हेपेटाइटिस के बारे में पता नहीं चलता जी, तो बड़ी क्लियर बात है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, जो है स्पेशलिस्ट को ही हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट है। सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, तो दूसरी को दिखाने का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मान लो कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, जी, अच्छा यंग लड़का है, वो पूछता है हमारे से कि भाई मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ। जी, बिल्कुल। जो प्रैक्टिकल पर्सन है, जो मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, तो मैं बोलता हूं कि जिससे तेरी शादी होनी उसको मेरे पास ले आना, उससे मैं बातचीत कर लूँगा, उसको समझाइए कि ये क्योंकि हम ऐसा करेंगे कि जो लड़की है उसको 3 डोज वैक्सीन की लगा देंगे, उनको एडवांस में लगा दी उसको वैक्सीन लगवा देंगे पहले, और उसका एंटी-एचएमएस लेवल टेस्ट करा लेंगे, और फिर वो मतलब अपना पारिवारिक जिंदगी और बच्चे वगैरह सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ छोटी बीमारी नहीं है। बिल्कुल, यही मैं बात करना चाह रहा था कि बहुत लोगों के मन में भ्रांति होती है बिल्कुल, कि छूने से तो फैल सकता है, बिल्कुल, या ये ऐसा दूसरे के नहीं साथ होता रहने से फैल सकता है, या बहुत सी चीज़ें हैं, इस तरह की भ्रांतियां जो है बिल्कुल। थोड़ा सा तो clear ये आपसे करना शादी भी चाहूँगा। करते हैं, इकट्ठा खाना भी खाते हैं, इकट्ठे नहा भी सकते हैं, खेतों में भी काम कर सकते हैं, विवाह शादी में काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। परंतु अगर शादी करेंगे तो जो लड़की होगी उसको 3 डोज वैक्सीन की लगनी लाजमी है, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो बहुत लाजमी है उसकी लड़की। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ख़ासतौर पर जब हम आजकल के युवाओं की बात करते हैं, आपने बीच में बात कही थी कि ड्रग्स से भी हो सकता है बेसिकली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बचाव से किया जाए? देखिए, ड्रग का सेवन एब्यूज करना अपने आप में प्रॉब्लम है, जी, लेकिन हेपेटाइटिस की कंटेक्स्ट में आपसे मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हिमाचल में 1-2 वर्षों में साल में करीब 3000 हेपेटाइटिस सी के नए केस आ रहे हैं, लगभग 3000, क्योंकि टेस्टिंग बहुत कर दी है अभी। ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, हमें नहीं मालूम, शायद पहले भी था, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में तो टेस्टिंग बहुत हो गई है। लेकिन जब हम लोग उस नंबर को देखते हैं तो उसका एक बड़ा नंबर जो है वो इंट्रावेनस ड्रग यूजर है बेसिकली, खासतौर पर युवाओं में, खासकर युवाओं में है। वो सिंगल सिरिंज को जो है उसको शेयर करते हैं।
हमें नहीं मालूम ये ड्रग कितनी कॉस्टली होती है, बट बहुत कॉस्टली होती होगी। वो उसी सिरिंज को जो है 2-3 का जो कोहोर्ट है उसी को लगाता है और उसी वजह से जो है ना वो ज़्यादा फैलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर ओवरऑल ये हमारे राज्य के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ड्रग अब्यूजर का जो केस है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। और हेपेटाइटिस सी का एक बड़ा नंबर जो है वो बिकॉज ऑफ दिस ड्रग अब्यूजर ही जी बिल्कुल। नीडल को शेयर करने की वजह से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस हो चुका है तो मानसिक तौर पर ख़ास तौर पर किस तरह से को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि इसमें इलाज बिल्कुल संभव है, वैक्सीनेशन हो सकती है, वो घर परिवार अपना बसा सकता है, मानसिक तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग होना, खास तौर पर परिवार का जो महत्व है वो कितना इसमें देखो, परिवार वालों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए कि तेरे को हेपेटाइटिस हो गया अब तो आप आउटकास्टेड हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी परिवार का हिस्सा है, तो वो सारी सोशल गैदरिंग में हर जगह उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हो सकती है। और उसको अब हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको हेपेटाइटिस है बिल्कुल है ना, शायद तो बहुत कम लोगों को ट्रांसफ्यूजन है ना, तो ऐसी कोई वो नहीं है। और हर जगह वो बोलते हैं कि मेरे को हेपेटाइटिस है, वो नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती जी है। नॉर्मल ज़िंदगी है। आज की दवाइयों की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी वालों की नॉर्मल ज़िंदगी है, परंतु उनको है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको लीवर कैंसर कभी भी हो सकता है, ये चांसेस तो और हो सकता है, तो इसको अर्ली डिटेक्ट करना है। हमारे पास कई मरीज आते हैं तो उनको हम बड़ी अर्ली डिटेक्ट करते हैं और उनका इलाज ठीक होता है। कई परंतु 80-90% लोग ऐसे आते हैं जो बड़े एडवांस्ड कैंसर के साथ आते हैं, उनको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे हमने स्पीति एरिया में एक शोध किया था, तो वहाँ पे जो प्रेवलेंस पाई गई थी हमारी हेपेटाइटिस बी की, वो 23% पाई गई थी हेपेटाइटिस बी की, जो वर्ल्ड में क्या कब सबसे ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में 2 to 7% इसकी प्रेवलेंस है, और वहाँ पे 22-23% पाई गई थी। तो गवर्नमेंट ने फिर मास वैक्सीनेशन की, तो अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट कितने कैसे। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासतौर पर अगर हम सरकार के प्रयासों की बात करते हैं, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को इन बारे में, आम लोगों को पता नहीं होता है, तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, खासतौर पर वैक्सीनेशन के लिए? नहीं, लगातार ही इस मामले में प्रयास किए जा रहे हैं ना। आप ये देखिए, हमारे करीब एक साल में कोई 1 लाख प्रेगनेंसी होती है हमारे यहाँ पे, प्रेग्नेंट वीमेन ना। तो हमारे बर्थ होते हैं करीब 90,000 के आसपास, 10% वेस्ट फैक्टर होता है। अब मान के चलिए ऑलमोस्ट 100% प्रेग्नेंट वीमेन की हम स्क्रीनिंग करते हैं पूरे हिमाचल में, और उसमें से हमारे को करीब 120 के आसपास जो है एक साल में प्रेग्नेंट वीमेन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकलती है। तो जैसे ही वो हमें पता लग जाता है शुरू में, तो हम उनकी डिलीवरी कराते हैं सरकारी अस्पताल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है तो वहीं पे ही उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाती है बच्चे को, बच्चे के बचाव के लिए। इसके साथ में एक और महंगा टिक्का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं, HBAG, वो भी कोई 2500-30 हज़ार का टिक्का होता है, उसको भी सरकार अपने से देती है, वो सरकार की तरफ से फ्री बिल्कुल। और इसके अलावा भी लगातार जो है अवेयरनेस की जा रही है। आज हम आपके इसमें आए तो ये भी एक माध्यम है जो आपके जो दर्शक हैं पूरे हिमाचल भर में इसको बात को देख रहे हैं। हमारा तो इस बारे में एक ही कहना है साहब, इसमें सरकार ने बहुत अथक प्रयास किया। डॉक्टर साहब ने जैसे पहले कहा ना, 2015 के आसपास हेपसी के लिए 4-5 लाख रुपए की ट्रीटमेंट चलती थी। जी। आज भी वो कॉस्ट अगर 12 और 24 हफ्ते की देखी जाए, 60-70 हज़ार 80 हज़ार से कम तो है नहीं अभी भी। तो आप मानिए कि आपकी प्रदेश सरकार और भारत सरकार अकेले हिमाचल में 3,000 के करीब मरीजों को 70-80 हज़ार का कोर्स दे रही हैं, और हेपेटाइटिस बी के लिए पूरी उम्र के लिए जब तक उनको दवाई लगेगी वो दवाई सारी फ्री है। अगर ये मार्केट में भी होती तो हम लोग कितने अफोर्ड कर पाते? बहुत मुश्किल था, कितने लोग अफोर्ड। तो सरकार तो इसमें पूरी तरह से जो है ना इसको सपोर्ट कर रही है। और ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी जो 15 जगहों में ये अच्छी खासी लैब्स हैं, इसकी मशीनें भी 20-20 लाख की मशीन है, ट्रूनेट मशीन बोलते हैं, और उसकी चिप्स कार्ट्रिज वगैरह भी सरकार की साइड से। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं, बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में सुविधा है। बिल्कुल। तो जो एक टेस्ट है, जैसे डॉक्टर साहब 4-5 हज़ार का पड़ता है बाहर। हाँ जी, बहुत जो अच्छी बात है, सरकार की मरीजों तरफ को से जो मरीजों को पड़ता है दी जा रही है। डॉक्टर साहब अब अंत में आपसे जो जानना चाहेंगे, खासतौर पर जो इस वक्त मरीज़ हैं और जो जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है, बेसिकली क्या संदेश आप देना चाहेंगे, किस तरह से बचाव किया जा सकता है? देखो, ऐसा है कि एक तो ये संदेश है कि भाई जो हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हैं उनको वैक्सीनेशन करानी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जी बिल्कुल, सबको वैक्सीनेशन करानी है। जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं उनको डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आना है, लगातार कांटेक्ट में रहना है। दवाई की जरूरत है तो दवाई खाएंगे। ऐसा होता कि आज दवाई की जरूरत नहीं है, परंतु 6 महीने बाद दवाई की जरूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए जो है दवाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहना है। हेपेटाइटिस सी के जो व्यक्ति हैं ज़्यादातर आईवी ड्रग यूज से होते हैं, तो आईवी ड्रग यूज या किसी भी ड्रग के सेवन से बचें, अपने समाज को बचाएं।
ये हमारे सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का भी वो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, कि भाई चिट्ठा के अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट, बिल्कुल तो इसलिए इनसे दूर रहें ताकि इन थोड़े सी से बचाया जा सके। तो ये हमारा संदेश है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही। डॉक्टर ब्रिज और डॉक्टर रविंदर, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हेपेटाइटिस बी के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि कहा जाता है कि परहेज ही इलाज से बेहतर है, तो आप सभी अब जान गए होंगे कि हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए आपको प्रिवेंशन यानी परहेज बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।